मैं चीख चीख कर रोते हुए अपने बाल नोच रहा था। आखिर क्या कमी थी मुझ में और मेरी मोहब्बत में जो सायरा ने मेरे साथ ऐसा किया था। मैं तो इसे दिलो जान से चाहता था, मगर इसके बावजूद इसने क्यों मुझे धोखा दिया था। मैं रात के 2 बजे सुनसान सड़क पर खड़ा चीख चीख कर रो रहा था। वहां मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरा दिल शदीद कर्ब में मुब्तला था। एक बार फिर वो मंजर मेरी नजरों के सामने घूमने लगा जो मैं कुछ देर पहले देख कर आया था। मैं जब घर के दरवाजे से कुछ दूरी पर था तो मैंने देखा कि हमारे मोहल्ले का एक उबाश लड़का मेरे घर से बाहर निकल कर आ रहा है। मुझे देखकर वो भागने के अंदाज में वहां से चला गया। पहले तो मैं इसका हमारे घर आना समझ ना सका, मगर जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल चुकी थी। इस वक्त घर में मेरे अब्बू भी मौजूद नहीं थे। मेरी बीवी घर में अकेली थी और जिस हालत में थी वो देखकर मैं अंदर ही अंदर टूट कर बिखर गया। मेरी बीवी सज संवर कर बैठी थी। इतना तैयार तो वो शादी के बाद आज पहली दफा हुई थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। इतने अरसे में वो एक बार भी मेरी खातिर इतना तैयार नहीं हुई जितना वो आज एक लड़के के लिए हुई थी। मुझे अपने अब्बा के कही हुई एक एक बात सच लगने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे। सायरा मुझे देखकर मेरी जानब बढ़ी, मगर मैंने इसे खुद को हाथ लगाने से मना कर दिया और इसके चेहरे पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। मैं गुस्से से बोला कि खबरदार, जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की। तुम्हारी खातिर मैंने अपने बाप की बातों को जुटलाया था, मगर इनका कहा तो सच निकला। सायरा गुम सी मेरी जानब देख रही थी, मगर मैं तो वहां पर रुका ही नहीं, वहीं से उल्टे कदम घर से बाहर निकल आया। सायरा मुझे रोकती रह गई, मगर मैंने इसकी एक ना सुनी। मैं अपने बाल नोचते हुए चीख रहा था और वहीं सड़क किनारे बैठकर चीख रहा था कि आखिर मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई जो सायरा ने मुझे यूं धोखा दिया था। जब रो रो कर दिल का गुबार निकल गया तो मैंने ठान ली कि अब मैं वो सब करूंगा जो कुछ मेरे अब्बू ने मुझे करने को कहा था। मैं सायरा को तलाक देने का फैसला कर चुका था। इस जैसी बदचलन और बद किरदार औरत की मेरी जिंदगी में कोई जगह ना थी। मैं गाड़ी में बैठा और घर की जानिब जाने लगा। मेरे पास घर की इजाफी चाबी थी, जिसे खोलकर जब मैं घर में दाखिल हुआ तो अंदर से आती आवाजों ने मेरी रूह फना कर दी। मैं गुस्से से आग बगोला होकर जब दरवाजा खोलकर अंदर गया तो सामने का मंजर मुझे सुन कर चुका था, क्योंकि मेरे ही बिस्तर पर मेरी बीवी को अब्बू ने। मैं कई रोज से जहनी तनाव का शिकार था। दिन ब दिन मेरी बीवी का बदलता रवैया मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। हमारी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। हमारी शादी वालिदैन की मर्जी से हुई थी और हम दोनों ने ही इस रिश्ते को दिल से कबूल किया था। मगर पिछले चंद रोज से सायरा का रवैया बहुत बदल चुका था। वो ना तो मेरे पास बैठकर मेरे साथ दिन की रूटीन पूछती और ना ही मुझसे कोई बात शेयर कर रही थी, बल्कि हर वक्त मोबाइल में ही लगी रहती। जब भी घर आता या तो वो मैसेजेस पर या फिर वॉइस कॉल पर मसरूफ होती और हंस हंस कर बातें कर रही होती। मुझे देखकर फौरन अपना लहजा धीमा कर लेती और कॉल काट देती। मैं शक्की मिजाज मर्द बिल्कुल भी नहीं था। अगर कभी पूछ भी लेता तो सायरा कहती इसकी अम्मी या किसी दोस्त की कॉल है। मैं भी मान लेता, मगर धीरे धीरे सायरा ने मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दी। अगर मैं इसके करीब जाता भी तो वो मुझे दूर कर देती। मुझे इसका ये बदला रवैया इंतहाई परेशान कर रहा था। न जाने वो ऐसा क्यों कर रही थी। अब तो मेरे वालिद को भी इससे मसला होने लगा था। वो कहते कि बेटा, अपनी बीवी पर रोक टोक लगाओ। अच्छे घर की बहुएं यूं हर वक्त मोबाइल में वगन अच्छी नहीं लगा करती। अब तो ये बात अब्बू भी नोट करने लगे थे। मैं सायरा को बराह रास्त कुछ कहने से कतराता था, क्योंकि शायद वो गलत मतलब भी निकाल सकती थी। आज सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ खराब थी। दिमाग बहुत वजनी महसूस हो रहा था। मैं ज्यादा देर दफ्तर में काम कर ना सका और छुट्टी लेकर घर जाने लगा। दिमाग में अजीब सा तनाव था। शायद इसकी वजह घर में चल रही परेशानी भी थी, मगर खैर, मैं अभी घर में दाखिल हुआ ही था कि अंदर से आती आवाजों ने मेरा सर चकरा कर रख दिया। मेरे अब्बू बीवी को बुलंद आवाज में डांट रहे थे और वो न जाने किस बात पर मना कर रही थी। मेरे अब्बू तो इंतहाई कामगो और खामोश तबीयत इंसान थे। आज पहली बार इन्हें मैंने अपनी बीवी पर चिल्लाते हुए देखा था। मैं फौरन अंदर दाखिल हुआ और अपने कमरे में चला आया जहां मेरे अब्बू और बीवी मौजूद थे। मेरी बीवी घबराई हुई थी और इसने अपने दुपट्टे को सर पर रखे हुए इतनी मजबूती से पकड़ रखा था गोया वो सहमी हुई हो। मुझे देखकर इसकी जान में जान आई थी। वो भाग कर मेरे करीब आई और कहने लगी कि शुक्र है असद, आप आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं बहुत डर गई थी। मेरे अब्बू के चेहरे पर इस पल नागवारी सी उभरी और वो मेरी बीवी को देखकर कहने लगे कि खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो तुम्हें शर्म नहीं आती।
अपने शोहर की आंखों में धूल झोंकते हुए। अरे तुम्हें तो हम शरीफ और नेक खानदान की समझकर ब्याह कर लाए थे, मगर तुम ये निकलोगी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। अबू बोलते चले जा रहे थे, जबकि मैं हक्का बक्का इनका एक एक हर्फ सुनकर हैरान हो रहा था। मैंने एक नजर अपनी बीवी को देखा और फिर अबू को। आखिर वो सायरा के बारे में ऐसा क्यों कह रहे थे? मैंने नासमझी से अबू से सवाल किया कि आखिर माजरा क्या है, सायरा से क्या गलती हुई है। मेरे अबू गुस्से से बपड़ कर जो बोले वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वो कहने लगे कि तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं इसके सामने तुम्हें कुछ भी बताकर शर्मसार नहीं होना चाहता। इतना कहकर वो इस कमरे से निकल गए। मैं तजस्सुस से अपनी बीवी को देखने लगा, जो नफी में सर हिलाते हुए मेरा बाजू थाम कर बोली कि खुदारा इनकी बातों पर यकीन ना करना, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सायरा बोल रही थी, मगर इस वक्त तो मेरे दिमाग में मेरे अब्बू की अधूरी बातें गूंज रही थी। मैंने सायरा को वहीं छोड़ा और अब्बू के कमरे में चला आया। वो कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी बीवी के लक्षण बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्दों में दिलचस्पी रखती है। अब्बू के अल्फाज ने तो मेरे सर पर पहाड़ तोड़ दिया था। मैं गुम सा इन्हें देखने लगा। मुझे शदीद गुस्सा आया था। आखिर मेरे अब्बू ऐसा कैसे कह सकते थे? मैं गुस्से से बोला कि अब्बू आप ये क्या कह रहे हैं, वो आपकी बहू है। मगर अब्बू सर झुकाकर बोले, तुम तो सारा दिन घर से बाहर होते हो, मैं घर रहकर सब कुछ देखता हूँ। तुम्हारी बीवी बिल्कुल भी अच्छे किरदार की मालिक नहीं है। ये गैर मर्दों से फोन पर बातें करती है। अब्बू के मुंह से ये सुनना था कि मैं मुश्तिल हो गया। मुझे कई रोज से सायरा का मेरे साथ रखा जाने वाला ये रवैया याद आने लगा। मैं गुस्से से आग बगोला होकर अपने कमरे की जानिब गया था, जहां सायरा परेशान सी बिस्तर पर बैठी थी। मैंने गुस्से से सायरा को कहा कि अपना मोबाइल दो, मगर वो सटपटा कर इधर उधर देखने लगी और फिर बोली कि मैं आपको मोबाइल नहीं दे सकती। आप अपने अब्बू की बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हैं। मगर मुझ पर तो इस वक्त गैरत का भूत सवार था। तकिए के नीचे पड़ा सायरा का मोबाइल निकाला और इसके सामने ही फर्श पर पटक कर तोड़ दिया। सायरा सहमी हुई मेरे सामने खड़ी रोने लगी थी। मुझे शदीद सदमा लगा था। आखिर वो कैसे मेरे जज्बात का खिलवाड़ कर सकती थी? मैं तो इसे दिलो जान से चाहता था। सायरा मेरी जानिब बढ़ी और कहने लगी कि आपने क्या कर दिया? सिर्फ शक की बुनियाद पर आप मुझ पर जो इल्जाम लगा रहे हैं। आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना, तो ये कैसी मोहब्बत है जिसमें एतबार ही नहीं? मगर मैं सायरा को डांट कर चुप करवा चुका था। मैं इसे आखिरी बार खबरदार करते हुए बोला कि ये जो कुछ तुम कर रही हो वो करना छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने सायरा से बोलना तर्क कर दिया था। मैं इससे शदीद नाराज था। अगले रोज जब मैं काम से घर वापस आया तो मेरे अब्बा ने एक बार फिर मेरी बीवी की शिकायत लगाते हुए कहा कि तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। तुम्हारे जाने के बाद ये अब लड़कों से बातें करती रहती है, मगर इसके बावजूद तुम में जुर्रत नहीं जो तुम इसे मना कर सको। सायरा वहां आ चुकी थी। जब इसने ये सुना तो वो गुस्से से चिल्ला उठी और कहने लगी कि खबरदार असद, जो आपने अपने अब्बू की बातों पर यकीन किया, ये सरासर मुझे फंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैंने जब अपनी बीवी की जुबान चलती देखी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बीवी को अब्बू के सामने ही मारना शुरू कर दिया। वो जमीन पर गिरकर रोने लगी थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हकीकत में तो इनकी नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। जब बीवी के मुंह से ये सुना तो मैं आपे से बाहर हो गया। इसे तो ये भी शर्म ना आई थी कि वो अपने बाप की उम्र के मर्द पर इल्जाम लगा रही थी। मैं अपने बाप के किरदार से वाकिफ था। वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे जो इल्जाम मेरी बीवी इन पर लगाना चाहती थी। मैंने सायरा को इस रात बहुत मारा था। इसके नाक और मुंह से खून जारी हो चुका था, मगर मुझे इस पर कोई तरस ना आया। मेरे दिल में इसके लिए तमाम तर मोहब्बत खत्म हो चुकी थी। क्या फायदा मेरा इसके लिए मुखलिस रहने का, जब वही मेरे साथ मुखलिस नहीं थी। सायरा ने जब मेरा ये रवैया देखा तो वो बेतहाशा रोई थी। इसे न जाने मेरे मारने पर दर्द महसूस हुआ था या फिर मेरे अल्फाज और बेएतबारी ने इसे तकलीफ दी थी। मैं समझ नहीं सका, क्योंकि मुझ पर तो सिर्फ मेरे अब्बू की बातें ही सवार थीं। मैं सायरा से बोल चाल बिल्कुल ही खत्म कर चुका था। अब तो इसका मोबाइल भी मैंने तोड़ दिया था, इसलिए किसी से राब्ता करने की कोशिश कोई गुंजाइश नहीं बची थी। चंद रोज यूं ही गुजर गए। मेरे अब्बू मुझसे बेहद खुश थे। वो मुझे कहने लगे कि औरत को यूं ही काबू रखना चाहिए, वरना वो अपनी औकात भूल जाती है। मैं भी अब्बा की बात पर हाँ में हाँ मिला दिया करता। अगले ही रोज मुझे काम से घर लौटते हुए काफी देर हो चुकी थी और फिर रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से मुझे घर आते वैसे भी काफी वक्त लग गया था।
जब घर पहुंचा तो मुझे अपनी बीवी के कमरे से इसके रोने और चलाने की आवाजें आ रही थीं। वो रोते और चलाते हुए कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी मगर कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ असद मुझसे बेहद प्यार करता है। मैं इसे जो कहूंगी वो मुझ पर एक ना एक दिन जरूर एतबार करेगा। वो रोते हुए ऐसे अल्फाज कहे जा रही थी। इसे रोता चिल्लाता देखकर मेरे ओसान हता होने लगे। मैं फौरन भागकर कमरे में गया तो सामने का मंजर मुझे गुम कर चुका था, क्योंकि मेरी बीवी फर्श पर गिरी हुई थी और मेरे अब्बू इसे डंडों से मार रहे थे। वो इसे अंधाधुंध मारे जा रहे थे और सायरा रो रो कर एक ही बात कह रही थी कि मैं कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगी और जो भी सच है वो सब कुछ असद को जरूर बताऊंगी। अब्बू ने जब मुझे खड़ा देखा तो इन्होंने फौरन डंडा दूर फेंका और मेरी जानब देखते हुए बोले, तुम्हारी बीवी बद किरदार औरत है, इसे मैं खुद आज रंगे हाथों पकड़ चुका हूँ। मैं तबीयत खराब होने की वजह से अपने कमरे में सो रहा था। मुझे घर में किसी गैर मर्द की आवाज आई। मैंने पहले तो समझा कि ये तुम हो, मगर जब मैंने उठकर देखा तो मेरे वजूद में आग सी लग गई, क्योंकि वो तो न जाने कौन गैर मर्द था जो तुम्हारी बीवी के साथ। तुम्हारी बीवी तो हर हद ही पार कर चुकी है। अब्बू के मुंह से जब मैंने ये अल्फाज सुने तो मेरा वजूद लर्ज कर रह गया। मैंने सायरा को देखा और फिर इसे हकारत भरी नजरों से देखकर बोला कि तुम इस काबिल ही नहीं थी कि मैं तुम पर अपनी मोहब्बत लुटाता। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो तुम जैसी लड़की को इस घर की इज्जत बनाया। मेरे अब्बू इसी पल बोले कि इस औरत का अब इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तुम अभी के अभी इसे तलाक दो और इस घर से चलता करो। मेरी बीवी, जिसका वजूद डंडे खाकर जगह जगह से लहूलुहान हो चुका था और इसके बाल बिखरे हुए थे, वो रोकर मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदारा मुझे तलाक मत देना। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हकीकत में तो तुम्हारे अब्बा ही मुझे। सायरा सिर्फ इतना ही बोल पाई थी क्योंकि एक बार फिर अब्बा ने अपने भारी भरकम हाथ सायरा के गालों पर मार दिया था और इसे थप्पड़ मारकर बोले थे कि चुप कर बदतमीज, खबरदार जो तेरे मुंह से एक भी लफ्ज निकला तो असद अब तेरी किसी भी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। मेरा तो दिमाग घूम कर रह चुका था। मैं फैसला कर चुका था कि अब मजीद सायरा को इस घर में नहीं रखूंगा और इसे तलाक देकर फारिग कर दूंगा। मैंने ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिया क्योंकि मैं जानता था सायरा अपनी खाला माँ के यहाँ रहती थी। अगर इस वक्त तलाक दे देता तो ये कहाँ जाती। अब मुझ में इतनी तो इंसानियत मौजूद ही थी। मैंने सायरा को कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद कमरा बंद करके फर्श पर बैठकर सर पकड़ लिया। वो दरवाजा खटखटाकर मुझसे माफी मांगती रही और बार बार मुझसे एक ही बात कहती रही कि ये सच नहीं है, आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। उदारा मुझ पर एतबार करें और मेरी बात सुने, वरना आप मेरे साथ गलत कर देंगे और बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। मैं आज भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी पहले दिन करती थी, मगर आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए असद। मेरी बीवी सारी रात बाहर बैठकर रोती रही और मुझे आवाज देती रही, मगर मैंने इसकी किसी भी बात का कोई जवाब ना दिया। वो कुछ देर तो रोती रही, मगर फिर कुछ देर अचानक इसकी आवाज आना बंद हो गई। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी आवाज दबा दी हो, मगर मैं नजरअंदाज करते हुए सोने लगा। सुबह हुई तो मुझे उठते हुए काफी देर हो चुकी थी। मैं फटाफट तैयार होकर यूं ही बगैर नाश्ता किए घर से बाहर निकल गया। साया कहाँ थी मैंने नहीं देखा था। आज का दिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था। आज मेरी और सायरा की शादी को 1 साल मुकम्मल हो चुका था और हमने इस दिन के लिए कितने ख्वाब सजा रखे थे कि हम इस दिन को भरपूर खुशी से मनाएंगे। मगर जो कुछ हो चुका था, मुझे इस पर अफसोस था कि आज मैं सायरा को तलाक देने वाला था। जिस दिन हमारा रिश्ता जोड़ा था इसी दिन हमारा रिश्ता अब खत्म होने वाला था। मैं जल्दी जल्दी दफ्तर के लिए निकल गया और काम में मशगूल हो गया। अभी दिन के 1 बजे थे जब मुझे लगा कि अब मुझे घर जाना है। आज सायरा का बंदोबस्त करना था। मैंने जल्दी से अपने हिस्से का काम मुकम्मल किया और फिर छुट्टी लेकर घर की जानिब चला आया। मेरे दिमाग में आंधियां चल रही थी। जब घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर एक बार फिर मेरे दिल पर हमला हुआ था, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे से एक ओबाश लड़का निकलकर बाहर आ रहा था। मैं जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर मेरे दिल को 100 टुकड़ों में तकसीम कर रहा था, क्योंकि सामने सायरा इंतहाई खूबसूरत लिबास में जेबतान किए खड़ी थी। इसके चेहरे पर नील और जख्मों के निशान थे, मगर इसके बावजूद वो सजी संवरी बैठी थी और इसके हाथ में चंद कागजात भी थे। मगर मेरे दिमाग में तो शक का बीज बोया जा चुका था। मैंने बीवी को इस तरह तैयार देखा तो दिल में नफरत सी उभरी थी। इस औरत ने आज तक खुद को मेरे लिए कभी तैयार नहीं किया था।
जितना वो आज तैयार हुई थी, वो भी इस सड़क छाप लोफर लड़के के लिए। मैं तो सोच रहा था कि आखिरी बार सायरा को वार्निंग दूंगा, अगर वो सुधर जाएगी तो इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। मगर जो कुछ मैं देख चुका था, इसके बाद सायरा को मजीद अपने साथ रखना मेरे लिए मुश्किल था। वो मुझे रोकने लगी, मगर मैं इसे धक्का देकर उससे दूर करता फिर से बाहर निकल चुका था। पहले तो सिर्फ इल्जाम थे, मगर आज तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मैं रात देर तक सुनसान सड़क पर खड़ा रोता और चीख रहा था, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे एक बारी वक्त लगा था ये फैसला करने में कि मैं अब सायरा को छोड़ दूंगा। रात का पिछला पहर था जब मैंने घर की जानिब सफर शुरू किया। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब घर में दाखिल हुआ तो मुझे मेरे कमरे से अजीबो गरीब सी आवाजें आ रही थीं, जिनमें मेरे अब्बू और सायरा की आवाज शामिल थी। मेरे अब्बू सायरा को इंतहाई बदतमीज लहजे में बुलाते हुए कहने लगे कि आज तो असद भी घर नहीं आया, अब कौन बचाएगा तुझे मुझसे। अगर तू खामोशी से मेरी बात मान लेती तो आज तुझे इस हाल में ना पहुंचना पड़ता। मगर तभी सायरा बोली कि मैं मर जाऊंगी, मगर कभी भी आपको अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। जब मैंने अब्बू और सायरा के ये अल्फाज सुने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं गुस्से से आग बगोला होता कमरे में दाखिल हुआ और जो मंजर दिखाई दिया वो देखकर मेरे होश उड़ गए। अब्बू ने सायरा को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था और वो इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश में लगे थे, जबकि सायरा इन्हें खुद से पीछे धकेल रही थी। मैंने जब ये मंजर देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं गुस्से से अपने बाप की जानिब बढ़ा और इन्हें गिरेबान से पकड़कर कमरे से बाहर धक्का देकर गिरा दिया। सायरा मुझे देखकर सहमी हुई रोने लगी थी। मेरे अब्बू एक बार फिर बुखलाकर मुझे सायरा के खिलाफ भड़काने लगे, मगर मैंने इस बार इनकी कोई बात ना सुनी और सब कुछ सायरा से पूछा। सायरा ने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बू ने शादी के कुछ अरसे बाद मुझ पर गलत नजर डालना शुरू कर दी थी। मैं हर बार खुद को इनसे बचाती फिरती। आज के दिन हमारी शादी की सालगिरह थी और मैंने अपनी खाला माँ के साथ मिलकर आपके लिए एक पार्टी और सरप्राइज अरेंज किया था। इसी की डिस्कशन के लिए मुझे अपनी खालाजाद और खाला अम्मी से बात करना पड़ती, मगर आपने इसका भी गलत मतलब लिया। मैं नहीं जानती कि वो लड़का घर तक कैसे आया, मगर मैं आज के रोज आपके लिए तैयार हुई थी क्योंकि आज हमारी सालगिरह थी और मेरे पास एक खुशखबरी भी थी कि आप बाप बनने वाले हैं। मैंने सोच रखा था कि अगर मैं आपको यह खबर सुनाऊंगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, मगर एक बार फिर से हमारे बीच शक की दीवार खड़ी हो गई। कितनी ही देर में सख्ते की हालत में बैठा अपने बाल नोचता रहा। ये मैंने क्या कर दिया था। मैं रोता रहा और गुस्से से आग बगोला होकर अब्बा को बातें सुनाने लगा। वो बाप थे, मैं इन पर हाथ नहीं उठा सकता था। इसी वक्त मैंने सायरा और अपना सामान पैक किया और हम दोनों दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। मैंने सायरा से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। इसके लिए मुझे माफ करना मुश्किल था, मगर इसके बावजूद कुछ अरसा लगा। हम दोबारा पहले जैसे हो गए। मेरे अब्बू ने कई बार फोन पर मुझसे माफी मांगना चाही और मुझे वापस बुलाया, मगर मैंने इनकी बात पर भी यकीन ना किया। जाने अनजाने में मेरी बीवी पर बहुत जुल्म हो गया था और करने वाला भी कौन था, मेरा ही सगा बाप।